स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मौलाना साद, वही मौलाना साद जो तबलीगी जमात का मुखिया है और जो 23 राज्यों में कोरोना का संक्रमण फैलाने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति है, उसी मौलाना साद के बेटे, मझले बेटे सईद को आज बुलाकर पुलिस ने पूछताछ की, क्योंकि मौलाना साद तो अब भी फरार है। बेटे को भी बुलाया गया, उससे कुछ घंटे पूछताछ भी हुई, कुछ कागजात भी मरकज के मंगाए गए। पुलिस के लिए मौलाना साद बना सबसे बड़ी पहेली। कहां छिपा बैठा है मौलाना मोहम्मद साद? पुलिस के हाथों से अब तक कैसे बचा हुआ है साद? साद की तलाश में साद के बेटे से पूछताछ। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना मोहम्मद साद की तलाश में दिल्ली पुलिस खाक छान रही है। मौलाना साद आखिर है कहां? क्या उसे जमीन निगल गई या फिर आसमान खा गया? पुलिस को कुछ नहीं पता। करीब 1.5 महीने से मौलाना साद पुलिस को छका रहा है। अब साद का पता ठिकाना ढूंढने के लिए क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के 26 साल के बेटे मोहम्मद सईद को तलब कर लिया है। मोहम्मद सईद मौलाना साद के दूसरे नंबर का बेटा है। वो निजामुद्दीन मरकज की इस ऊंची इमारत में 6ठी मंजिल पर रहता है। मोहम्मद सईद को मौलाना साद का सबसे बड़ा राजदार माना जाता है। यही वजह है कि क्राइम ब्रांच ने सईद को तलब किया और उससे 2 घंटे तक कड़ाई से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के बेटे से तमाम राज उगलवाने के लिए कई सवाल पूछे। मसलन सबसे पहले तो सईद से क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद का पता पूछा। जानना चाहा कि अभी मौलाना साद कहां है, मरकज का फाइनेंस का काम कौन देखता है, मरकज के खाते किन किन बैंकों में हैं, मरकज के तमाम बैंक अकाउंट के डिटेल बताओ, मरकज के कामकाज संभालने वाले लोग कौन कौन हैं, मार्च में मरकज में कितने लोग आए, जमातियों के आने जाने का काम कौन देखता है, मरकज में तुम्हारा क्या रोल है। निजामुद्दीन मरकज की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को मौलाना साद के बेटे से तकरीबन 2 घंटे तक पूछताछ की। मौलाना साद के बेटे सईद से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की और कई सवाल दागे। मरकज के प्रबंधन से जुड़े कई सवालों की फहरिस्त मौलाना साद के बेटे सईद के सामने रखी गई और मरकज से जुड़े 20 लोगों की लिस्ट मांगी गई। क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के बेटे सईद से मरकज के बैंक अकाउंट की डिटेल भी मांगी और साथ ही साथ ये भी पूछा कि तुम्हारे पिता मौलाना साद आखिर कहां हैं। प्रवर्तन निदेशालय और क्राइम ब्रांच की टीमें महीने भर से मौलाना साद के पीछे पड़ी हैं, लेकिन मौलाना इनके हाथ नहीं आ रहा है। वो बहाने पर बहाने बना रहा है। क्राइम ब्रांच ने साद के बेटे से मरकज में आने जाने वाले और मरकज का इंतजाम देखने वाले करीब 20 लोगों की एक-एक जानकारी मांगी है। क्राइम ब्रांच ने सईद से जमात से जुड़े कई कागजात भी तलब किए हैं। क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के बेटे सईद से साफ कह दिया है कि साद सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराए और उसकी रिपोर्ट सौंपे। मरकज मामले में क्राइम ब्रांच का शिकंजा लगातार मौलाना साद पर कसता जा रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने मौलाना साद के बेटे से पूछताछ की है। करीब 2 घंटे की पूछताछ में क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के बेटे से कई सवाल पूछे। साथ ही साथ मरकज में शामिल होने आए जमातियों की व्यवस्था करने वाले लोगों के बारे में जानकारी हासिल की गई और कुछ दस्तावेज जो हैं वो भी मौलाना साद के बेटे से मांगे गए। देश भर में कोरोना संक्रमण की सबसे बड़ी वजह जमाती बने तो सबसे बड़े गुनहगार के तौर पर मौलाना साद का नाम सामने आया। मौलाना फरार है, लेकिन पुलिस ने उसके मंझले बेटे से लंबी पूछताछ की। मौलाना साद का ये बेटा तबलीगी जमात के मुख्यालय की गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय है। जरूरत पड़ी तो क्राइम ब्रांच मौलाना साद के सभी बेटों और भांजों से पूछताछ कर सकती है। अरविंद ओझा के साथ अनुज मिश्र, दिल्ली, आज तक। झूठ बोलने में माहिर है मौलाना साद, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। पहले कहा था मैंने कोरोना टेस्ट करा लिया, मेरी रिपोर्ट आ गई। क्राइम ब्रांच ने कहा रिपोर्ट दीजिए, देने में आनाकानी की।
क्राइम ब्रांच ने कहा सरकारी अस्पताल से कोरोना की टेस्ट कराकर रिपोर्ट दो, फिर इधर उधर भागने लगा। कहता है इंटरव्यू में कि जांच एजेंसियों को पता है मैं कहां हूं। इधर अलग अलग जगहों पर क्राइम ब्रांच खाक छान रही है, कहीं नहीं मिल रहा मौलाना साद। भारत में कोरोना संक्रमण के सूत्रधार मौलाना मोहम्मद साद की तलाश में क्राइम ब्रांच कभी दिल्ली के जाकिर नगर की खाक छानती है, कभी मरकज की तो कभी शामली में उसके फार्म हाउस की, लेकिन मौलाना है कि पुलिस के हाथ ही नहीं आ रहा है। 15 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन मरकज में मौलाना साद के कमरे की तलाशी ली थी। 23 अप्रैल को क्राइम ब्रांच ने शामली में मौलाना साद के फार्म हाउस पर छापा मारा था। मौलाना साद को आखिरी बार 28 मार्च को दिल्ली में देखा गया था। 31 मार्च को दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन थाने में मौलाना साद के खिलाफ केस दर्ज किया था। मौलाना साद के खिलाफ आईपीसी की धारा 269, 270, 271 और 120 बी के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 4 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद को पहला नोटिस भेजा था, जिसमें उससे 26 सवालों के जवाब मांगे गए थे। मौलाना साद को अब तक 4 नोटिस भेजे जा चुके हैं। 16 अप्रैल को ईडी ने भी मौलाना साद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। अब तक की जांच में क्राइम ब्रांच को यह पता चला है कि कुछ विदेशी जमाती चार्टर्ड प्लेन से भी मरकज में आया करते थे। क्राइम ब्रांच को मरकज से जुड़े करीब 100 से ज्यादा बैंक खातों की एक सूची मिली है, जिसकी स्कैनिंग की जा रही है। इन बैंक खातों में जनवरी और मार्च के दौरान बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन सामने आया है। इनमें से कुछ खाते मौलाना साद के सहयोगियों और रिश्तेदारों के नाम पर हैं। मौलाना के 3 बेटे और एक भतीजे पैसों का पूरा हिसाब देखते थे। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच के रेडार पर 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट हैं जो मौलाना साद और मरकज से जुड़े हुए हैं। क्राइम ब्रांच का साफ तौर पे यही कहना है कि इन तमाम बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। साथ ही साथ मरकज में जो जमाती शामिल हुए थे, जो विदेशी थे, उनके बैंक खातों पर भी क्राइम ब्रांच की नजर है। तो जाहिर सी बात है क्राइम ब्रांच का शिकंजा लगातार मौलाना साद पर कसता जा रहा है। इस साल हुई जमात में करीब 2000 विदेशियों ने हिस्सा लिया था। क्राइम ब्रांच उनके बैंक खातों की भी जानकारी जुटा रही है। क्राइम ब्रांच अब तक इस मामले में करीब आधा दर्जन हवाला कारोबारियों से भी पूछताछ कर चुकी है। लेकिन पूरे गड़बड़ झाले के पर्दाफाश के लिए सबसे जरूरी है मौलाना साद का पकड़ा जाना। लेकिन वो पुलिस को लगातार छका रहा है, झूठ पर झूठ बोल रहा है। पिछले 22 अप्रैल को एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में मौलाना साद ने कहा था, यह कहना गलत है कि मैं किसी से छुपा हूं। अपने डॉक्टरों की सलाह के अनुसार मैं दिल्ली में क्वारंटीन था। कानून प्रवर्तन एजेंसियां इससे पूरी तरह अवगत हैं। यही कारण है कि इस अवधि के दौरान भी आयु से 2 नोटिस दिए गए हैं और उन्हें पहले से ही जवाब भी दे दिया गया है। आयु ने मुझे कोविड-19 का टेस्ट कराने के लिए कहा, जो प्रक्रिया में है और इसका नतीजा जल्द ही आ जाएगा। तो मौलाना साद कहना क्या चाह रहा था कि क्या क्राइम ब्रांच को पता है कि वो कहां है? तो क्या क्राइम ब्रांच उसकी तलाश का नाटक कर रही है? हालांकि इस बयान में मौलाना का झूठ भी पकड़ा गया, क्योंकि इससे पहले उसके बेटे ने अपने बयान में कहा था कि उसका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया था। हालांकि इससे पहले भी मौलाना साद ने कई झूठ बोले, कई रंग बदले। ये वही मौलाना है जिसने तबलीगी जमात को भड़काते हुए उन्हें मस्जिदों में रहने का ज्ञान दिया। जिस तरह का भी कोई अजाब आए, तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। यह ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल। जब मौलाना साद पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा कसा तो उसके सुर बदल गए, रंग बदल गए। वो जमातियों से जांच में सहयोग की बातें करने लगा, यहाँ तक कि जमात के उन लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील करने लगा जो कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा यानी खून डोनेट करना इसकी ज़रूरत है। लिहाजा ऐसे तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि जिनको भी हमारा पैगाम मौसूल हो, वो सारी इंसानियत पर तरस और रहम खाकर अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत के काम आएँ और प्लाज्मा खून डोनेट करने के लिए हुकूमत की मदद करें। मौलाना के सुर बदले हुए हैं। इतनी समझदारी अगर मौलाना साद ने पहले दिखाई होती तो 23 राज्यों में जमाती कोरोना संक्रमण के कैरियर नहीं बन गए होते। अनुज मिश्रा, दिल्ली, आज तक।
मौलाना साद और उसके जमात से परेशान है मुल्क, लेकिन अब जमात को लेकर या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति को लेकर जो किसी पर भी थूकेगा कोरोना संक्रमण के इस वक्त पर या हमला करेगा कोरोना वॉरियर्स पर, सख्ती दिखाई जा रही है। अब 2 कदम और आगे बढ़ गई है योगी सरकार। देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना की बीमारी छिपाई तो खैर नहीं, क्वारंटीन के दौरान अस्पताल से भागे तो मुश्किल में पड़ोगे। कोरोना के कर्मवीरों से लड़े तो हो जाएगी जेल। कोरोना संक्रमण काल में जान जोखिम में डालकर डॉक्टर, मेडिकल कर्मी लोगों के इलाज में जुटे हैं। सफाई कर्मचारी और पुलिसकर्मी भी कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में कमर कसकर मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन जगह जगह इनके साथ बदसलूकी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। यूपी में कोरोना के कर्मयोगियों की सुरक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक कड़ा कानून बनाया है। इस कानून का नाम है उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020। इसमें कोरोना वॉरियर से अगर बदसलूकी की तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। डॉक्टरों, सफाई कर्मियों, पुलिसकर्मियों पर थूकने या गंदगी फेंकने पर भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए 2 साल से लेकर 5 साल तक की सजा और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। क्वारंटीन का उल्लंघन करने वाले और अस्पताल से भागने वालों को 3 साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा इन पर 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर किसी ने कोरोना की बीमारी छिपाई तो उसे 1 से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है। उस पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 लेकर आई है। ये देश का सबसे कड़ा कानून साबित होगा ऐसे लोगों के लिए जो लोग इस महामारी के दौरान डॉक्टर, नर्सेज, सफाई कर्मी और पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। आपको मुरादाबाद में वो घटना जरूर याद होगी जब डॉक्टर्स के साथ पिटाई की गई थी। कानपुर की वो घटना भी याद होगी जब अस्पताल के भीतर अभद्रता की गई। इसी को देखते हुए 6 महीने से लेकर 7 साल तक के कड़े प्रावधान इस एक्ट में किए गए हैं। इस कानून को योगी कैबिनेट ने पास कर दिया है। नए कानून के मुताबिक सरकार राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनाएगी, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होंगे। इस कानून के जरिए योगी सरकार ने अपना मकसद साफ कर दिया है। सरकार न तो कोरोना योद्धाओं से बदसलूकी बर्दाश्त करेगी और न ही बदसलूकी करने वालों को बख्शेगी। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। लॉकडाउन 3 का तीसरा दिन और अभी भी शराबियों की जमात अपनी आदत से बाज आने को तैयार नहीं है। आज आईटीबीपी की तैनाती करनी पड़ी क्योंकि बेलगाम हो रहे थे शराब खरीदने वाले। इससे भी सैनिटाइज कर सकते हैं हाथ अपने, ये भी एक किस्म की दवाई है। थक गए, बैठ गए, खड़े खड़े। 2 नंबर में वैसे हो रही थी, ये केजरीवाल जी ने खुद ब्लैक करवा दी 70% पे। कोई तुक ही नहीं बनता 70% का। सुना आपने मधुशाला के मतवाले कैसे कैसे बहाने बना रहे हैं। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, लेकिन जाम की लत कैसे कोरोना को न्योता दे रही है, इसकी तस्वीरें डरा देने वाली हैं। देखिए कैसे दिल्ली के गुलाबी बाग में भीड़ बेकाबू हो गई। 2 गज की दूरी छोड़िए, 1 कदम का भी फासला नहीं। मानो यहां शराब नहीं, अमृत बट रहा हो। 40 दिन से जिस लॉकडाउन का पालन लोग तपस्या की तरह कर रहे थे, उसे तोड़ने में लोगों ने पल नहीं बिताया। गुलाबी बाग में भीड़ बेकाबू हुई तो पुलिस ने नशा उतारने के लिए डंडा उठा लिया। कुछ देर के लिए भीड़ छटी, पर फिर से जाम के लिए जमावड़ा लग गया। दिल्ली के गोल मार्केट में तो लोगों को लक्ष्मण रेखा के अंदर रखने के लिए आईटीबीपी के जवान सड़क पर उतर गए। हमको ये ध्यान रखना है कहीं भगदड़ नहीं मचे, कोई अपनी लाइन को तोड़ के इधर नहीं हो, कोई बीच में आके इनमें नहीं घुसे।
ताकि लोग वालों को हड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि पीछे तक काफी भीड़ है, तो हमको पूरे उसको मेंटेन करके लाइन ऑर्डर को बिल्कुल बना के रखना है। जगह जगह पुलिस शराब खरीदने आए लोगों को समझाने के जतन करती दिखी, लेकिन ये तलबगार कहाँ मानने वाले हैं। नहीं, देखिए ये कहा गया है कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म रखा जाए, 1.5-2 मीटर का गैप सबके बीच में रखा जाए, उसको इंश्योर किया जाएगा। तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पाई जाती है तो क्या दुकान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उन्हें सील किया जाएगा? देखिए, अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो तो जरूर उसके खिलाफ हम देखेंगे। हाँ। और सोशल डिस्टेंसिंग मतलब 1.5 मीटर से 2 मीटर का गैप रखा जाए, वो मेरे जानकारी में नहीं है। लगातार देश के कुछ राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र उनमें सबसे आगे, 1233 नए मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। कोरोना के मामले न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि गुजरात में भी बढ़ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र 1233 नए मामले, गुजरात में 380 नए मामले, अकेले मुंबई में 412 मामले आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या अब 16,758 हो चुकी है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 380 नए केस आए हैं। अकेले अहमदाबाद में कोरोना के 291 नए केस। गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या अब कुल मिलाकर हो गई है 6,625। अहमदाबाद में कोरोना के केस बढ़कर 4,735 हो चुका है और अहमदाबाद में कोरोना से अब तक 297 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जिस बीमारी ने लाखों लाख लोगों की जिंदगी ले ली, जिस बीमारी ने पूरे विश्व को खौफ में डाल दिया है, क्या उस बीमारी, उस कोरोना वायरस की वैक्सीन आ गई है? इटली ने यह दावा किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। एक वायरस ने दुनिया को चक्कर घिन्नी बनाकर रख दिया है। एक वायरस ने दुनिया को ताले में बंद कर दिया है। एक वायरस से दुनिया के 198 मुल्क दहशत में हैं। एक वायरस ने डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, सरकारें, प्रधानमंत्री, सीएम, प्रेसिडेंट, गवर्नर, मेयर सबकी नाक में दम करके रख दिया है। दुनिया कोरोना वायरस का तोड़ ढूंढने में जी जान से जुटी है। WHO को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस वायरस का इलाज क्या है। ऐसे में अगर कोई ये दावा करे कि कोरोना वायरस का तोड़ मिल गया है, कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल गई है, तो यकीनन कान खड़े होना लाजमी है, क्योंकि इसी का तो दुनिया इंतजार कर रही थी। जिस वायरस ने दुनिया भर में 38 लाख लोगों को बीमार बना दिया हो, जिस वायरस ने 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया हो, उसकी वैक्सीन का मिल जाना अपने आप में किसी बड़े अजूबे और चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि वैक्सीन ही कोरोना वायरस पर सबसे बड़ी जीत होगी। वैसे तो दुनिया भर में कोरोना वायरस की 8 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स के चरण में पहुंच चुकी है, जबकि 100 वैक्सीन प्री क्लिनिकल फेज में है। जो वैक्सीन इंसानों पर ट्रायल में पहुंच चुकी है, उनमें से 4 चीन की है। भारतीय कंपनियां भी इनमें शामिल हैं, जो दूसरे देशों के साथ मिलकर वैक्सीन डेवलप करने की दौड़ में है। लेकिन कोरोना वायरस की वैक्सीन की इस जद्दोजहद के बीच इजराइल और इटली ने अपने अपने दावों से दुनिया को चौंका दिया है। जी हां, इन दोनों ही मुल्कों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। सबसे पहले बात इटली की। इटली ने दावा किया है कि उसके डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढ ली है। वायरस से संबंधित यह रिपोर्ट मंगलवार को ही सार्वजनिक की गई है। इसमें कहा गया है कि एंटीबॉडीज ने मानव कोशिका में मौजूद वायरस को खत्म कर दिया। रोम के डॉक्टर्स ने चूहे की कोशिका से इस एंटीबॉडी को तैयार किया है। अगर वाकई इटली ने कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज कर ली है तो चमत्कार है, और दुनिया भर के इंसानों के लिए इस वक्त इससे बड़ी कोई खबर हो ही नहीं सकती। साइंस टाइम्स में मंगलवार को एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें कहा गया है रोम की संक्रामक बीमारी से जुड़े स्पालंजानी हॉस्पिटल में टेस्ट किया गया है और चूहे में एंटीबॉडीज तैयार किया गया। इसका प्रयोग फिर इंसान पर किया गया और इसने अपना असर दिखाया। रोम के लजारो स्पालंजानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्फेक्शन डिजीजेस के शोधकर्ताओं ने कहा कि जब इसका इस्तेमाल इंसानों पर किया गया तो देखा गया कि इसने कोशिका में मौजूद वायरस को खत्म कर दिया।
ये यूरोप का पहला अस्पताल है जिसने कोविड-19 के जीनोम सीक्वेंस को आइसोलेट किया था। हालांकि यह दावा उस वक्त किया गया है जब WHO के कोविड-19 महामारी से जुड़े विशेषज्ञ ने दावा किया था कि हो सकता है कि कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन ही ना मिले, जैसा कि HIV और डेंगू की वैक्सीन नहीं मिल पाई है। लेकिन WHO के दावे से उलट इजराइल ने एक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा पेश किया है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा कि देश के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का टीका बना लिया है और इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के एंटीबॉडी को तैयार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा मंत्री बेनेट ने यह भी बताया कि कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास का चरण अब पूरा हो गया है। अब शोधकर्ता इसके पेटेंट और व्यापक पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयारी कर रहे हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल के अंतर्गत चलने वाले बेहद गोपनीय इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च के दौरे के बाद बेनेट ने यह ऐलान किया। रक्षा मंत्री के मुताबिक ये एंटीबॉडी मोनोक्लोनल तरीके से कोरोना वायरस पर हमला करती है और बीमार लोगों के शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस का खात्मा कर देती है। इजराइल ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाई हैं कोरोना वायरस के इलाज के लिए और उसको प्रिवेंट करने के लिए। ये एक सिंगल सेल से बनती हैं और हमारे शरीर में मान लीजिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गठिया है, अगर आपने मेरे को ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दे दी तो मेरे शरीर में स्पेसिफिक सेल्स को ये काम करने नहीं देगा, जिससे मेरे को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है। सो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगर इन्होंने कोरोना के लिए बनाई हैं तो इसका मतलब है कि ये कोरोना के पेशेंट्स के लिए इस दवाई से आप उसको जल्दी ठीक कर सकते हो। हम आपको बता दें कि इजराइल और भारत के अच्छे संबंध हैं। जब भारत ने कोरोना वायरस को नमस्ते कहा था तो इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ही सबसे पहले इसको अपनाया था और तारीफ भी की थी। अब इजराइल और इटली का दावा कहां तक सही है, ये वैक्सीन बाजार में आने पर ही पता चलेगा। आज तक ब्यूरो। इटली और इजराइल ने दावा किया है, लेकिन ऐसे कई मुल्क हैं जिनके वैक्सीन या तो क्लिनिकल ट्रायल के वक्त में है या प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। ऐसा ही एक दावा अमेरिका ने भी किया है कि वो भी वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है। हालांकि WHO का कहना है कि पुष्टि करनी होगी कि वैक्सीन बिल्कुल सही है, तभी लोगों तक ले जाया जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक वैक्सीन तैयार करने के लिए दिन और रात एक कर रहे हैं। अलग अलग देश वैक्सीन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में दवा निर्माता कंपनियों फाइजर इंक और बायोएनटेक SE ने भी कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाई है। इन वैक्सीन्स को अमेरिका में ह्यूमन ट्रायल के लिए भेजना भी शुरू कर दिया गया है। अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी और उसकी जर्मन पार्टनर का कहना है कि अगर ये वैक्सीन कोरोना वायरस से लड़ने में कारगर साबित होती है तो इस साल के अंत तक पूरे अमेरिका में इसे पहुंचा दिया जाएगा। ये वैक्सीन मैसेंजर RNA तकनीक पर काम करती है। ऐसा माना जा रहा है कि कोविड-19 के खिलाफ ये अच्छा काम करेगी। अमेरिका में 1 मिलियन यानी 10 लाख से भी ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और 68,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फाइजर इंक और बायोएनटेक SE दवा कंपनियों का कहना है कि पारंपरिक वैक्सीन की तुलना में सिंथेटिक mRNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से वैक्सीन का निर्माण काफी जल्दी हो सकता है। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा इजराइल और इटली ने भी कर दिया है और अब फाइजर इंक और बायोएनटेक SE की वैक्सीन को भी अमेरिका में ह्यूमन ट्रायल की परमिशन मिल गई है। लेकिन फाइजर ने पिछले हफ्ते ये भी कहा था कि वो साल के अंत तक 20 मिलियन डोजेस से अधिक का डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। साथ ही कंपनी का अनुमान है कि वो अगले साल तक सैकड़ों मिलियन डोजेस का उत्पादन कर सकेंगे। No, I'm not overpromising. I don't know who said it, but whatever the maximum is, whatever you can humanly do, we're going to have. And we hope we're going to come up with a good vaccine. Johnson & Johnson and Oxford and lots of different great companies, representatives of our country in some ways. NIH is
working very hard and doing a terrific job. No, I hope we're going to have a vaccine, and we're going to fast track it like you've never seen before. If we come up with a vaccine, I think they probably will. हम आपको बता दें कि 5 महीने पहले कोरोना वायरस की पहचान हुई और तभी से वैक्सीन बनाने की दुनिया भर में रेस शुरू हो गई। भारत समेत कई देशों में प्रायोगिक वैक्सीन के पहले चरण का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मानना है कि सबसे प्रभावकारी वैक्सीन की पहचान बहुत जरूरी है ताकि पूरे विश्व को फायदा हो सके। WHO का कहना है इसके लिए तीसरे चरण तक के ह्यूमन ट्रायल का डेटा शेयर किया जाए ताकि पता चल सके कि सबसे असरदार वैक्सीन कौन सी है या कौन सी। साथ ही इन्हें दुनिया भर में पहुंचाने का मॉडल क्या होगा, क्योंकि तमाम सरकारी शोध केंद्रों के साथ प्राइवेट लैब और निवेशकों का भी काफी पैसा वैक्सीन विकसित करने में लगा है। एक अनुमान के मुताबिक ट्रायल से लेकर दुनिया में पहुंचाने के लिए ही $2 अरब यानी 500 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। दुनिया में 38 लाख के करीब लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इसके बावजूद बहुत कम लोगों में कोरोना वायरस के प्रति इम्यूनिटी विकसित हुई है। उसकी क्वालिटी का स्तर भी अभी स्पष्ट नहीं है। जानकारी के मुताबिक WHO ने एक्सपर्ट्स का एक पैनल भी बनाया है जो प्राथमिकता वाली वैक्सीन का चयन करेगा। आज तक ब्यूरो। कोशिशें विश्व के कई मुल्कों में हो रही हैं, तो कोशिशें उसी रफ्तार के साथ हिंदुस्तान में भी हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम वैज्ञानिकों के साथ, रिसर्चर्स के साथ बैठक की, बातचीत की और कहा कि भारत को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। अब BCG के टीके के इर्द गिर्द भी बहुत चर्चा हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। इटली ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा कर दिया। इजरायल ने वैक्सीन बनाने का दावा कर दिया है। अमेरिका में वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की इजाजत मिल गई। वैक्सीन की तैयारी भारत में भी बेहद तेजी से चल रही है। भारत में कोरोना के 30 से अधिक वैक्सीन रिसर्च का काम अलग अलग चरणों में है। इनमें से कुछ ट्रायल के लिए तैयार हैं, तो कुछ अगले महीने तक इस चरण में पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इस संबंध में इससे जुड़े एक्सपर्ट्स के साथ एक मीटिंग की। भारत में कोरोना वायरस से बचाव के लिए दवा बनाने की दिशा में भी काम चल रहा है। कम से कम 5 दवाएं अंतिम चरण में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इन तमाम प्रगतियों की बारीकियों के बारे में समीक्षा की। उन्होंने इसके जानकारों से सर्वश्रेष्ठ देने को कहा और भरोसा दिलाया कि सरकार उन्हें हर जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगी। हमारा CSR का निमिटली नाम का प्रोग्राम है, न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव। उसमें भी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट उसमें फंड किया हुआ है भारत बायोटेक के साथ, कि जो लोग इससे सुधर चुके हैं कोरोना से, उनके बॉडी में जो एंटीबॉडीज होती है उनको यूज करके वैक्सीन कर सकते हैं कि नहीं। तो एक हम लोगों ने भी फंड किया हुआ है ऐसा एक प्रोग्राम। इस बीच मुंबई से एक अच्छी खबर आई है। यहाँ 90 साल पुरानी एक वैक्सीन पर रिसर्च की जा रही है। ये वैक्सीन BCG है। इस वैक्सीन को बनाने में 1908 से लेकर 1921 के बीच 13 साल का वक्त लगा था। कोविड-19 के उपचार के लिए अगर BCG वैक्सीन सफल होता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत में बड़ी आसानी से यह वैक्सीन उपलब्ध है। लेकिन इतनी जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आमतौर पर इस तरीके के क्लिनिकल टेस्ट का रिजल्ट आने में काफी वक्त लग सकता है। और इसीलिए फिलहाल महाराष्ट्र सरकार इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कहना चाहती। मुंबई के परेल स्थित हॉफकिन इंस्टीट्यूट में इस दवाई पर रिसर्च की जा रही है। अब तक BCG का इस्तेमाल TB के मरीजों के लिए किया जाता था, लेकिन बेहतर नतीजे रहे तो कोविड-19 के खिलाफ भी ये वैक्सीन बड़ा हथियार बन सकती है। शुरुआती रिसर्च में ये बात भी सामने आई कि BCG वैक्सीन का इस्तेमाल जो लोग करते आए हैं, कोरोना से लड़ने में उनके शरीर की इम्यूनिटी ज्यादा बेहतर है। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।